चलिए स्टूडेंट, तो रेजोनेंस का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखिए, रेजोनेंस इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व रेजोनेंस इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व change in position of pi electron, change in position of pi electron, comma, change in position of negative charge, or change in position of lone pair, or change in position of positive charge, और चेंज इन पोजीशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो पहला यस, बिल्कुल बोलूँगा, रेजोनेंस इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसका किसका पोजीशन चेंज दिखेगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। और किसका? लोन पेयर का। और किसका? निगेटिव चार्ज का। और किसका? पॉजिटिव चार्ज का। और किसका? फ्री रेडिकल का। इज इट करेक्ट? इतना ही चीज़ों का रेजोनेंस में पोजीशन चेंज नजर आएगा। करेक्ट? यहां तक किसी को डाउट? सेकेंड पॉइंट, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकते हैं। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पोजीशन ऑफ एटम does not change, does not change। तो रेजोनेंस में किसका किसका पोजीशन चेंज नहीं होगा? बोलिए सर। सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होगा, राइट? और किसका पोजीशन चेंज नहीं होगा? सर एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर कोई दो स्ट्रक्चर मैंने लिखा और उसमें कहीं भी अगर सिग्मा बॉन्ड या एटम का पोजीशन चेंज कर रहा हूं, मतलब वो रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। करेक्ट? प्रोसेस वो होगा बट वो रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं रहेगा। इज इट करेक्ट? चलिए, ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखिए। सारा पॉइंट के अंदर बहुत बड़ा समरी है, बहुत डेप्थ है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू the structure arising due to change in position of pi electron, the structure arising due to change in position of pi electron are called resonating structure और canonical structure। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर अभी तो आपने बोला था कि इतना सारा चेंज हो सकता है। तो भाई स्ट्रक्चर अराइजिंग टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल दीज, राइट? इन सब का वजह से, बट उसमें बोलने का एक तरीका हुआ है। स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, कौन सा स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में मैं लिखूंगा RS,
या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसको शॉर्टकट लिखूंगा CS, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो इन सब के पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? सर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इज इट करेक्ट? अब इतना 2 या 3 पॉइंट लिखवाने के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक RS दूसरे RS से अलग दिखेगा किसके रेस्पेक्ट में? तो सर 1 RS डिफर विथ रिस्पेक्ट टू अदर RS विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ लोन पेयर, या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ निगेटिव चार्ज, या डिफर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या डिफर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन ऑफ फ्री रेडिकल। करेक्ट? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर, इसको याद रखिएगा, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर और विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज और विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज और विथ रेस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल। करेक्ट? ठीक है ना? यहाँ तक हो गया? चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इस एरो का मतलब क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं लग रहा कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है एंड बी ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ए। रिप्लाई करना है भाई, जैसे क्लास में बैठते हो ऐसे क्लास में बैठ करके, हाँ क्लास में बैठे हुए सर पूछ रहे हैं हाँ या ना। इसका मतलब क्या लग रहा है देखने से कि सर इट्स फील लाइक कि ए कन्वर्ट इनटू बी और बी कन्वर्ट इनटू ए, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? सर सेम, ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी कन्वर्ट इनटू ए, बट कुछ तो डिफरेंस होगा कि दोनों का तरीका रिप्रेजेंट करने का अलग है। चलिए मतलब देखिए कुछ तो बोले, मन में कुछ था, ये अपने पास रख लेते, एटलीस्ट कुछ तो बोल पाए, राइट? तो इस एरो का मतलब, इस एरो को जहां भी आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में यूज करूंगा जहां भी, तो इस एरो के दोनों तरफ जो भी रहेगा वो हम लोग का दिमाग का उपज है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट? इसका मतलब है कि ए और बी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी है। करेक्ट ना? और इस ये यूज करते हैं इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम में, इतना तो पक्का पता होगा, राइट? तो ये किसका है? इसके दोनों तरफ जो रहता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है और रियल कंपाउंड होता है। इसका मतलब आज के बाद कोई अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, अब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ
कि ए और बी इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, तो उसके लिए ऐसा एरो यूज करना है या ऐसा एरो यूज करना है, एकदम बेसिक से बेसिक बात पे है। ए एरो यूज करेंगे या ए एरो यूज करेंगे? ए एरो यूज करेंगे, करेक्ट। तो आप तो डिफरेंस थोड़ा एकदम बेसिक बात था बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। आप समझ में आ गया कि ए कहाँ यूज करेंगे, ए कहाँ यूज करेंगे। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल और इमेजनरी Resonating structures are hypothetical or imaginary, does not exist in reality. Resonating structures are hypothetical or imaginary, does not exist in reality, comma. Real structure is the one. Real structure is the one which contain character of all resonating structure. Real structure is the one which contain character of all resonating structure. अब एक मिनट, ये पॉइंट को लिख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम? इसका मतलब है कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें रिजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है, सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि रिजोनेंस हो रहा है, तो आज पहला क्लास से सिखाएंगे, वही तो सिखाएंगे कि रिजोनेंस कौन कौन करेगा और कैसे करेगा, राइट, और क्यों करेगा। बट अगर रिजोनेंस होता है वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें रिजोनेंस का प्रोसेस होगा तो उसमें ऑब्वियसली लोकेशन चेंज होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर का, पॉजिटिव चार्ज का, निगेटिव चार्ज का या फ्री रेडिकल का। इन सब का पोजीशन को चेंज होने से एक नया स्ट्रक्चर मिलते रहेगा और उन सारे नए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है? इमेजनरी थॉट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सर रियल में फिर क्या रहेगा? रियल में भाई रहेगा उन सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक ऐसा स्ट्रक्चर विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल, राइट। अब मिक्सचर ऑफ ऑल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? किसका हाइब्रिड? तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, करेक्ट। तो कहां तक लिख रहे थे? लास्ट लाइन क्या था? द रियल स्ट्रक्चर इज वन विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आर कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस हाइब्रिड। इतना बातें समझ में आ गया? रियल स्ट्रक्चर इज द वन विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी दिया हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सारे स्टूडेंट जितना भी पॉइंट लिखवाया उन सारे पॉइंट को एक बार फिर से आप लोग देखें। और अगला 15 या 20 मिनट तक मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्यों होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ए और ए सेम है या डिफरेंट है? सेम या डिफरेंट? सब लोग रिप्लाई करेंगे जो भी फील करते हैं। सेम है पक्का? देखिए, तो कुछ स्टूडेंट को क्या लगा जो सेम बोल रहे थे कि सर कुछ नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको बेंजीन को ऐसे पकड़ लिए और थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, राइट, तो ऐसा दिखेगा, करेक्ट। चलिए, आज के बाद जब भी हम लोग रेजोनेंस का पोजीशन चेंज करेंगे, अगर रेजोनेंस होगा तो सर कैसे होगा वो अभी आपका लुकआउट नहीं है, बस ये सोचिए कि ये रेजोनेंस, ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर है। तो जब भी रेजोनेंस का पोजीशन करेंगे तो उसमें किसको फिक्स कर देंगे? ऐसा सोचिए कि नट और बोल्ट से एटम को फिक्स कर दिए, स्ट्रक्चर को, ढांचा को फिक्स कर दिए। तो ढांचा, स्ट्रक्चर की स्केलेटन किससे बनेगा? सिग्मा बॉन्ड से और एटम से, नॉट पाई बॉन्ड से, राइट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री और शेप? इज इट पाई बॉन्ड? यस, इट इज एटम और या सिग्मा बॉन्ड, राइट, करेक्ट। दैट्स वाई आज के बाद अगर किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का प्रोसेस करते हैं, अगर पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं चेंज करके दिखाया, तो उस टाइम पे आपको ऐसे मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना है, मॉलिक्यूल के एटम को ऐसा मानना है कि वो एकदम बिल्कुल फिक्स कर दिया गया नट और बोल्ट से, करेक्ट। अब सोचिए 1 2 3 4 5 6 वन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसका किसका पोजीशन चेंज हो सकता है? सर पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में है, राइट। और आपको मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना है, मॉलिक्यूल का एटम को फिक्स कर दिया हूं यहां पे नट बोल्ट से, ठीक है, ऐसा मानिए। तो इसमें और इसमें आपको नहीं लग रहा है कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है? डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा एक पाई रहता है, राइट। तो 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑल्सो, राइट। इसका मतलब है कि ए और ए क्या है? सर ए और ए एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट, बट सेम है या डिफरेंट RS है? सर डिफरेंट है, तो इसको RS फर्स्ट बोलेंगे, तो ए क्या हो जाएगा? RS सेकेंड। इज इट करेक्ट? और इसी स्ट्रक्चर से मैं जानबूझ के लिया हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यही एक लिया हुआ है, इसी में एक पैराग्राफ में रेजोनेंस कवर कर दिया गया है, राइट, जो कि जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्यजनक चीज़ है कि रेजोनेंस बस 10 मिनट का टॉपिक दिया हुआ है, बट हम लोग जो कवर करेंगे तो अबाउट 20 आवर या 30 आवर भी कम पड़ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इसका मतलब ए और ए एक दूसरे का क्या है? RS ऑफ ईच अदर है। और ए और ए रियल कॉन्सेप्ट या इमेजनरी कॉन्सेप्ट? मैंने क्या लिखवाया है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजनरी, राइट, करेक्ट। तो सर रियल क्या रहेगा? तो रियल रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। देन हाउ कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो आज के बाद जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पे रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको पक्का पता चल जाएगा। ए और इन दोनों को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, किसका पोजीशन चेंज नजर आया? कौन अपना पोजीशन चेंज करके प्रोड्यूस किया? पाई, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा रेजोनेंस के लिए उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। तो मैंने पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। जो बोल रहे हैं उसको यहाँ पे बैठा लीजिए, नहीं तो कहीं पे लिख लीजिए कि राकेश सर सिखा रहे थे कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड में जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर क्या ड्रॉ कर देना है? स्केलेटन स्ट्रक्चर, राइट। चलिए यहां देखिएगा सब लोग, एमओटी तो पक्का फॉलो किए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। कितना बॉन्ड बोलिएगा? सर सिंगल बॉन्ड, राइट। तो सिंगल, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा एमओटी में? बॉन्ड ऑर्डर, वेरी गुड, 1। डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला था स्टूडेंट? 2, वेरी गुड।
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड और एमओटी में क्या पढ़े थे? और 4 बॉन्ड के लिए तो कुछ नहीं पढ़े होंगे, या मिला है कहीं पे? नहीं मिला है, वेरी गुड। और बोलिए, और ऐसा रहेगा तो क्या बोलिएगा? एक मिनट, नोट किसका किसका 1 मिनट, किसका आंसर 1.5 है? एमओटी थोड़े कि आप कैलकुलेट करके बैठ गए, राइट? आप इतना बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट बॉन्ड है और दूसरा पार्शियल है, थोड़ा बना है, राइट? तो इसको क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड बोलेंगे या पार्शियल डबल बॉन्ड? यस, यहां पे क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना? एकदम बिल्कुल बच्चा टाइप। मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आप 0 लेवल पे हैं रेजोनेंस में। पार्शियल डबल बॉन्ड, इज इट करेक्ट? तो पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? सर कम रहेगा, और 1 से ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट? तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर सर 2 तो कंप्लीट है, 1 थोड़ा है, राइट? तो 2 से ज़्यादा 3 से कम कर दीजिए, राइट? तो 3 से कम रहेगा और 2 से ज़्यादा रहेगा। 2 से ज़्यादा कितना रहेगा वो आप बाद में देखेंगे, बट इतना बोल सकते हैं कि 2 से ज़्यादा और 3 से कम है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? और ऐसा रहेगा तो ये नहीं बोलना है कि ऐसा नहीं। यस, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा, 0 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना? चलिए इन सबको नोट कीजिए जैसे जैसे मैं लिखवाया। फास्ट। अच्छा स्टूडेंट, एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड बना, तो ज़्यादा बॉन्ड बनने से एटम दूर जाता है या और भी पास आता है? ये तो बिल्कुल उल्टा बात बोलना हो जाएगा ना कि बॉन्डिंग हो रहा है और एटम दूर जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, इतना तो बोल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज मतलब बॉन्ड वीक या स्ट्रॉन्ग, एकदम रिस्पॉन्स करना है भाई, एकदम बढ़िया से हेल्दी वे में, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, करेक्ट लिख सकते हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, करेक्ट? ठीक है ना? ये सब का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा। तो इतना बातें आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड में सिर्फ 1 RS का कैरेक्टर रहता है या ऑल RS का कैरेक्टर रहता है? ऑल RS का कैरेक्टर रहता है, वेरी गुड। यहां देखिए, इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, करेक्ट? तो मेरा क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें डबल बॉन्ड लिखें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिखें, या दोनों के बीच का बात लिखें? तो इस बीच का बात क्या हो? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का बात क्या हो सकता है? बोल, वेरी गुड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ना ही कंप्लीट डबल है और ना ही कंप्लीट सिंगल है, करेक्ट? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल, तो दोनों का बीच का क्या रहेगा? पार्शियल डबल करना पड़ेगा, करेक्ट? वैसे ही कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है,
बीच का बात क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल में ए है, रियल में ए एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट करता है, या रियल में ए एग्जिस्ट करता है, रियल इज दिस वन राइट। और इसी को कहीं कहीं पे ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, समझे। तो इस सर्कल का मतलब समझ में आ गया कि क्या सर्कल का मतलब क्यों था, ऐसा सर्कल दिया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड, ये इसमें घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है राइट। कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, करेक्ट। तो ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ 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 है, फिर कभी यहाँ 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 है। तो दोनों का कैरेक्टर को मिला दिया जाए तो हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड, 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 ऐसा नजर आएगा। इज इट ओके। चलिए, तो इतना तो आपको बात समझ में आ गया कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, सर फॉर ड्रॉइंग द रेजोनेंस हाइब्रिड फर्स्ट ड्रॉ द skeleton without those system which are responsible for resonance। तो who are responsible for resonance, या तो पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो लोन पेयर, नहीं तो नेगेटिव चार्ज, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज, और नहीं तो फ्री रेडिकल। इसमें से कोई भी जो रेजोनेंस के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको छोड़कर जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपको स्ट्रक्चर स्केलेटन ड्रॉ कर देना है। और तब इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, करेक्ट। यहाँ तक हो गया ना। इसको हटाएं। बोलिए, ए और बी इन दोनों को एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, और नहीं बोल सकते हैं तो क्यों नहीं बोल सकते हैं। जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसके बेसिस पे नहीं हो सकता है। क्यों सर, यस, रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ आ रहा है। दूसरी बात, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता। यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड राइट। तो यहाँ पे दो दो चीज़ का, ए और बी में ए से बी आने के लिए दोनों चीज़ का पोजीशन का चेंज हुआ है। सिग्मा बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हो गया और एटम का भी चेंज हो गया राइट, जो कि रेजोनेंस में नहीं होता है, करेक्ट। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। थोड़ा बहुत आपको स्कूल के टीचर पढ़ाए होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया है। आइसोमेरिज्म में जिसका नाम है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म राइट, टॉटोमेरिज्म। तो ये इवेंट होता है, बट ये इवेंट रेजोनेंस नहीं है। ये इवेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं पे हम लोग उसको इसके बारे में कम से कम अबाउट 4 आवर 5 आवर पढ़ते रह जाएंगे। टॉटोमेरिज्म का ये होता है, ये पता है, बट ये रेजोनेंस नहीं है। वजह, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था रेजोनेंस के लिए। यहाँ पे एटम का भी पोजीशन चेंज हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे देखिए ए और बी रियल कंपाउंड है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कौन सा एरो का यूज़ किया है, देखिए तो
रेजोनेंस वाला एरो यूज किया या केमिकल इक्विलिब्रियम वाला? केमिकल। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है सर? डबल बॉन्ड का मतलब इन, अल्कोहल का मतलब ऑल। नोमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं, ये है इनॉल, राइट। इन स्टैंड फॉर अल्कीन, ऑल स्टैंड फॉर अल्कोहल, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब इसके बारे में क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ, लिखिए सब लोग, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस बिकॉज हेयर पोजिशन ऑफ sigma bond as well as atom both are changing, correct? ठीक है ना? चलिए लिख लीजिए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम एक भी क्लास में मिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट किया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हो गया ना? हटाएं। क्योंकि इस टॉपिक में एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक में हर एक स्ट्रक्चर में हाथ पकड़ के बच्चों को सिखाता हूँ कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं। बट अभी तो प्रॉब्लम है, बट इसमें आप कॉपरेट यही कीजिएगा कि बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे कैसे सोचने के लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ सुनते रहिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि राकेश सर ने ऐसा क्यों ड्रॉ कर दिया, बाद में सिखाएंगे। अंडर द हेडिंग हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी जानिए कि बस ऐसा होता होगा। देखिए तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहाँ पे है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? सर देयर आर 5, राइट? एंड आउट ऑफ 5 हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गया है, राइट? एक कार्बन से के साथ बनाया है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? एनीवन? Those electrons which are responsible for bonding but are still not involved in bonding. तो which type of electron are responsible for bonding? Is it core electron या it is valence electron, right? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाएगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा, उसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मिसकॉन्सेप्शन रहता है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया बाकी को छोड़कर सब, एक गलत है, ठीक है ना? ऐसे तो सोचिएगा तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 7 है, 3 यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे तो 4 आंसर आना चाहिए नॉन बॉन्डिंग का। बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे पूछेंगे तो 4 बोलना है या 2 बोलना है? 2 बोलना है, करेक्ट। चलिए अब आगे, इतना तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे 11th में कि लोन पेयर भी रेजोनेंस करता है, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिएगा, एक कैसा एरो और एक कैसा एरो, तो सर आज के बाद इसको बोलेंगे कंप्लीट एरो। कैसा? कंप्लीट एरो। और इसे बोलेंगे हाफ एरो। इज इट करेक्ट? तो आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरे केमिस्ट्री के लिए ही कंप्लीट एरो ऑलवेज ट्रैवल विथ 2 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट एरो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, ऐसे मान लीजिए, जो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है। कितना इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और हाफ एरो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट करेक्ट? मैं आपके जगह पर रहता था लिख लेता कंप्लीट एरो, कहीं पे दिखा रहे हैं तो कंप्लीट एरो ऑलवेज ट्रेवल विथ 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ एरो ऑलवेज ट्रेवल विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दोनों बात लिखिए।
चलिए यहाँ आइए, अब 1 मिनट रुकिएगा। बताइए, मान लेते हैं कि लेटर सपोज कोई बिजनेस होना है, दो फ्रेंड डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, राइट, आपस में। टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़। मानते कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बट सिचुएशन ऐसा हुआ कि मिस्टर ए के पास पैसा है लेकिन मिस्टर बी के पास नहीं पैसा है। उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है। तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है, मैं ही पूरा 1000 दे देता हूँ। अब बताएं कि ए ने बी के बदले कितना पैसा लगाया। मतलब 500 ना, 50%। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ए को जो ए ने जो एक्स्ट्रा लगा दिया, उसमें क्या बोल सकते हैं कि ए को 1000 का लॉस हुआ, या बोलेंगे ए को 500 का लॉस हुआ है, क्योंकि बी ने दिया नहीं, उसी को सारा लगाना पड़ा, राइट। क्योंकि लगाने के बाद तो बी का भी राइट रहेगा और ए का भी राइट रहेगा उस बिजनेस पे, राइट। तो उसको 1000 का लॉस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 500, क्योंकि 500 तो ए ने अपने बदले दिया। इज इट करेक्ट? वेरी गुड। वैसे ही यहां देखिएगा, केमिकल बॉन्ड में आगे पढ़िएगा, इस टाइप का बॉन्ड भी दिखाया गया है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, राइट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तरीका क्या होता है कि वन ऑफ द पार्टनर डोनेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा नहीं देता, एक ही पार्टनर देता है। इसका मतलब इसमें बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? ए ने दिया, राइट। तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंटली ऐसे भी दिखाते हैं। तो लॉस किसको हुआ है, ए को या बी को? कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाना है अगर ए बी के साथ, तो ये तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन का खुद का ड्यूटी है देने का, राइट। बी के बदले उसने कितना दिया? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 में से एक तो खुद के बदले दे रहा है, ए 1 इलेक्ट्रॉन ही बी के बदले दिया है। दैट्स वाई इस पे 1 प्लस और इस पे, और बी ने कुछ भी नहीं दिया फिर भी इस पे राइट है। तो बी को क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट का मतलब इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एग्री ना? अब यहां देखें, मान लेते हैं कि लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करता है। ऐसा होता है रेजोनेंस में, अभी बस आपको जानना है कि ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर, राइट। यहां पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, करेक्ट। चलिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 नहीं, sp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और लोन पेयर है नहीं, तो स्टेरिक नंबर भी 3 हो जाएगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस नाइट्रोजन का है sp3। लेकिन sp3 में नहीं लेता कि आपने लोन पेयर को भी अकाउंट में लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कहाँ पे है, किस ऑर्बिटल में है? सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, करेक्ट। और यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ इस स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। एग्री? अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट एरो दिखाया, मतलब कंप्लीट एरो का मतलब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे गया। और एक कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है? 2 होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये लोन पेयर यहाँ पे जाकर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सर इसके बीच में सिग्मा तो ऑलरेडी है, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा एक ही होता है। तो एक्स्ट्रा जो बनेगा वो सिग्मा रहेगा या पाई रहेगा? पाई बॉन्ड रहेगा, करेक्ट। एक्स्ट्रा जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? पाई बॉन्ड रहेगा सर, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी है, राइट। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट सपोज अगर ए यहाँ आया, इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट नहीं करते, और सर शिफ्ट क्यों करते हैं सब कहानी बाद में, बट अगर शिफ्ट नहीं करते तो नहीं लगता है कि कार्बन का वैलेंसी 5 होता?
दो यहाँ का एक हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। तो अपने पेंटावैलेंसी को बचाने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसने कहाँ भेज दिया, इस बॉन्ड को इसने इस पे भेज दिया, करेक्ट। अब ये बताएं, इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, करेक्ट। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पे आ रहा है, इसका मतलब इस कार्बन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सबको थोड़ा रिस्पॉन्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सोचकर रिस्पॉन्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, करेक्ट। और दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पे जा रहा है, तो नहीं लगा कि इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो था उसको ये कार्बन ले गया। इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, दो नहीं बोलेंगे, एक तो उसमें खुद का है, राइट। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट रहेगा, तो इस पर क्या देंगे, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर में अब यहां देखिए, इन दोनों को क्या हम लोग RS बोल सकते हैं। 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ व्हाट, लोन पेयर, या विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, करेक्ट। तो इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें लोन पेयर यहाँ पे है, इसमें लोन पेयर यहाँ पे है। तो सर इसको आप लोन पेयर क्यों बोल रहे हैं, तो भाई 1 निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एनीवे, इसका मतलब ये दोनों तो सर एक दूसरे का RS है। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या मैंने किसी एटम का पोजीशन चेंज किया, किसी सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन को चेंज किया, नहीं चेंज किया। सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ का सिग्मा बॉन्ड था, वो सिग्मा बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, करेक्ट। दैट्स वाई ARS फर्स्ट है तो ARS सेकेंड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका इसी दिन के लिए पढ़ाए थे और कोई वजह नहीं था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3, लोन पेयर कितना, अब लोन पेयर इसके पास है, लोन पेयर तो चला गया ना, 0, तो स्टेरिक नंबर कितना रहेगा, 3। देन हाइब्रिडेशन बिकम्स sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, सर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और लोन पेयर 1 हो गया, राइट। तो नाउ इट बिकम्स व्हाट, sp3। तो पहला सबसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ लिखना नहीं है, सारा इस एग्जाम्पल से मैंने कुछ सिखाने के बाद कंक्लूजन दूंगा। फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो चेंजेस, एग्री। यहाँ पे sp3 था, यहाँ पे sp2 बन गया, यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे sp3 बन गया। पहला बात सीख लिए कि रेजोनेंस में स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन एटम का चेंज कर सकता है, एग्री ना। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली चार्ज था या न्यूट्रल था, सर इसमें तो ओवरऑल 0 था, चार्ज था, कहीं पे चार्ज था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखिए तो ये स्ट्रक्चर ओवरऑल पूरा मिलाकर इलेक्ट्रिकली चार्ज या न्यूट्रल पूरा मिलाकर, सर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बिकम्स 0, राइट, पूरा मिलाकर। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इफ एनी RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू से दैट कि यार कोई भी RS अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा RS आज के बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होना पड़ेगा। ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, आगे का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, करेक्ट ना। चलिए यहाँ बताइए तो इस एरो से इस कार्बन को लॉस या प्रॉफिट, इस एरो की वजह से इस कार्बन को, तो सर यहाँ पे बॉन्ड बनने आ रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं पड़ रहा है, तो इस एरो की वजह से इस कार्बन को प्रॉफिट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। बट इस एरो से सर इसका कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, राइट, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, करेक्ट।
तो नहीं लेता कि मेरे पास मैंने किसी को 10 रुपया दिया और मुझे वापस 10 रुपया कहीं और से आ गया, तो ओवरऑल नो लॉस। दैट्स वाई ये बीच वाले कार्बन को क्या ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस इलेक्ट्रॉन का? सर नो प्रॉफिट नो लॉस। इस एरो से इसको प्रॉफिट हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, इस एरो से इसको लॉस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। तो एक का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उस पर चार्ज आएगा। पहले से अगर इस पर 0 चार्ज, तो बाद में भी तो 0 चार्ज रहेगा। अगर आप लोग सहमत हैं, एग्री हैं, तो हाँ ना आप कुछ बोल देना है टाइम निकाल कर, ठीक है? हो गया, वेरी गुड। तो जो यस सर बोले हैं उनसे नया क्वेश्चन आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया हूँ, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, राइट? ये मैंने प्रूफ किया था। ये लोन पेयर कहाँ था इस स्ट्रक्चर में? सर sp3 ऑर्बिटल में, राइट? क्योंकि sp3 में इसको काउंट किए हैं। ये लोन पेयर यहाँ पे आकर कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड, करेक्ट? भाई ये कैसे हो गया? एकदम डेप्थ का बात नहीं। अब आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि दिस लोन पेयर इज इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 200% करेक्ट हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने sp3 बोला है। और उसी लोन पेयर को यहाँ पे लाकर पाई बॉन्ड बना दिया। तो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, राइट? लोन पेयर यहाँ बोल रहे हैं कि sp3 ऑर्बिटल में है, और उस लोन पेयर से मैं क्या बना रहा हूँ? पाई बॉन्ड बना रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल? प्योर ऑर्बिटल। तो इस पे 1 मिनट आप लोग सोचिए कैसे हो गया। समझे ना मैंने कितना डेप्थ का बात बोला? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डेप्थ का बात है। दिमाग दौड़ाइए तो कि सर कैसे हो गया। कुछ लगा ना कि मैंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया? बोल रहे हैं कि कहीं और है, जहाँ है वो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उससे पाई बॉन्ड नहीं बनता है, और फिर भी यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के दिखाए हुए हैं। अरे करेक्ट भी है। यहाँ देखिए sp3 का शेप तो यही होता है, राइट? ठीक है ना? अब sp3 ऑर्बिटल का एक खासियत है, इसमें 2 लोब होता है, एक बिगर एक स्मॉलर। सब लोग ध्यान सुनिएगा, एक बिगर और एक स्मॉलर, करेक्ट? अगर और इसको पुल किया जा सकता है, इस स्मॉलर लोब को वी कैन पुल, राइट? तो अगर इसको पुल करते हैं तो पुल करने से इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। ऐसा मान लीजिए कोई खिलौना है, टॉय है, इसको पुल कर रहे हैं, बट पुल करने के बाद इसका साइज छोटा होना पड़ेगा, इसका साइज बड़ा होना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? अगर ऐसा हो सकता है तो, और जब दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा तो इट इज़ काइंड ऑफ प्योर डम्बल। ये किसका कैरेक्टर है? सर प्योर पी का, राइट? यस, इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब तक लोन पेयर नहीं रेजोनेंस करेगा तब तक लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। बट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम हाइब्रिड टू प्योर पी, लोन पेयर शिफ्टेड टू हाइब्रिड टू प्योर पी। जब जहाँ पे रेजोनेंस करने का टाइम आएगा तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को मॉडिफाई करके प्योर पी बना लेगा, समझे? बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? इसका मतलब जब तक उसको पाई रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होना है तब तक हम लोग क्या करेंगे? लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वो हाइब्रिड में ही रहकर रेजोनेंस करेगा या अपने आप को मॉडिफाई करके प्योर पी में लेके चला जाएगा? शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाइब्रिड टू प्योर पी, समझे? सबको क्लियर है इतना पॉइंट जो मैंने समझाया? ठीक है, इन सारे पॉइंट को लिखेंगे अभी 1 बाई 1, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ?
सर लोन पेयर और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ और कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है, करेक्ट। लोन पेयर और पाई बॉन्ड, एरो किसके लिए दिखा रहे हैं, ए एरो लोन पेयर के लिए, ए एरो पाई बॉन्ड के लिए। इसका मतलब यहां से यहां तक आने के लिए लोन पेयर और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है। हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्टूडेंट? सर ड्रॉ द स्ट्रक्चर विदाउट द सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस? सर लोन पेयर और पाई बॉन्ड, करेक्ट। तो मैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, देखिए ठीक है ना, जो बोला था वही काम किया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है सर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, बीच का कैरेक्टर क्या लिखे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, बीच का कैरेक्टर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे क्या है सर, जीरो चार्ज, यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच का कैरेक्टर क्या हो सकता है, जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर डेल प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इज इट करेक्ट। आज के बाद जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर पूछेंगे तो बोलिएगा डेल प्लस, करेक्ट। क्या पढ़ते हैं, डेल प्लस, राइट। यहां पे जीरो चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा, डे। इसको जानबूझ के मैं डेल डैश माइनस लिख रहा हूं कुछ समझाने के लिए, करेक्ट। अच्छा बोलिए, अरे जो बना उसका नाम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कैरेक्टर रहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज इट करेक्ट। रेजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपका आर एस ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इज इट करेक्ट। What about this RS? Sir, this RS is also overall electrically neutral, correct? तो भाई जो ARS भी ओवरऑल न्यूट्रल, ARS भी ओवरऑल न्यूट्रल, तो इससे जो बनेगा उसको भी तो ओवरऑल न्यूट्रल होना पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि नया कॉन्सेप्ट, इफ एनी वन RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट द सेम टाइम। रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर कोई भी RS आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो आज के बाद सारा RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, करेक्ट। एट द सेम टाइम आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा, ये रूल है, करेक्ट ना। तो बोलिए अब डेल प्लस और डेल डैश माइनस का अमाउंट इन न्यूट्रल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, राइट। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, कोई पूछेगा क्यों इक्वल कर दिया मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलना है, ये न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को भी न्यूट्रल होना है। दैट्स वाई न्यूट्रल तभी हो सकता है जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल कब करेगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट। तो यहाँ से इतना सारी बातें इस एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाने की कोशिश किया था, करेक्ट ना। एक और पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ गए, सारा पॉइंट मुझे याद है, मैं एक लाइन से लिखवाना स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं रुक रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि बहुत सारा बात बोल दिया हूँ एक साथ। हाँ, सबको मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊँगा। अच्छा, माइनस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गया है स्टूडेंट, देखिए तो एक गया है या दो गया है, दो गया है। इसको तो 1 का तो प्रॉफिट हुआ, तो निगेटिव बता रहा है 1 का प्रॉफिट, बट ये जो प्रॉफिट है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन है या इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर साथ में गया है। दैट्स वाई इस निगेटिव में एक खुद का होता है, किसी दूसरा, एक किसी दूसरे का होता है, और दोनों आपस में पेयर बना के रहता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये सामने तो दिख रहा है, राइट। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां देखिए,
इसमें और इसमें अगर आपसे पूछूंगा किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, एक ये है और एक ये है, अगर इसका L1 और इसका L2 तो क्या बोल सकते हैं L1 ग्रेटर देन L2, कोई प्रॉब्लम? बाकी लोग को प्रॉब्लम है जो नहीं बोल पा रहे हैं? आकाश हजारी का समझ में आया मैंने क्या बोला? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? अभिज्ञान कही था? अनन्या शर्मा समझ में आ गया है? अंशु रे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहने से सबको पूछ लेना है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बट सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवे, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को RS1 को रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर रेजोनेंस नहीं होता, लेट अस सपोज अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, बट ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट सिंगल रहा या पार्शियल डबल हो गया, पार्शियल डबल हो गया। इसका मतलब रेजोनेंस के वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज, राइट। एक और नया ऑब्जर्वेशन, और यहां देखिए अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इस कार्बन के बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड रहता, बट अब यहां से इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है या पार्शियल डबल बॉन्ड है? तो इस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहां पे अगर रेजोनेंस नहीं होता तो कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता, राइट। बट यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 से इसका कम गया कार्बन के बीच में, दैट्स वाई ड्यू टू रेजोनेंस इस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ है, राइट। इसका मतलब है कि एक नया ऑब्जर्वेशन, रेजोनेंस प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस ऑल्सो मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ, बोल सकते हैं ऑल्सो मॉडिफाई विच लेंथ? बॉन्ड लेंथ। और कहीं का डिक्रीज करता है एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का इंक्रीज करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हर जगह का इंक्रीज कर रहा है या हर जगह का डिक्रीज कर रहा है, कहीं का डिक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कहीं का इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का डिक्रीज किया और कार्बन के बीच का इंक्रीज किया है, करेक्ट। तो इतना सारा ऑब्जर्वेशन एक साथ था इस एग्जाम्पल से। तो अब कंक्लूजन लिखिए, जो मैंने सिखाया उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ओके ना स्टूडेंट? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, if lone pair not involved in resonance, if lone pair not involved in resonance, then it should be present in hybrid orbital. If lone pair not involved in resonance, then it should be present in hybrid orbital. Sorry. But at the time of resonance, lone pair shifted from hybrid orbital to pure orbital. देखिए इतना डेप्थ में कहीं पे लिखा हुआ है नहीं, ठीक है, इसलिए अगर आप खोजते भी रहेंगे तो नहीं मिलेगा। यस, इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मैंने बोला अगर लोन पेयर जब तक रेजोनेंस में नहीं रहेगा या नहीं जाएगा तब तक दे शुड बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन इट शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। यहां तक आ गए। बट at the time of resonance, lone pair shifted from hybrid orbital to pure orbital. कोई पूछेगा क्यों, तो क्या बोलना है कि लोन पेयर को रेजोनेंस से जाकर पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड किससे बनेगा? प्योर ऑर्बिटल से, प्रूफ के साथ, करेक्ट। अब चलिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड,
If one RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. If one RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. At the same time, resonance hybrid is also electrically neutral. At the same time, resonance hybrid is also electrically neutral. हो गया ना? Next point. Resonance also modify a state of hybridization. Resonance also modify a state of hybridization. ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि मैंने क्यों ये बोला बात, मैंने प्रूफ के साथ बोला. देखिए वहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 हो गया, राइट? यस. Resonance also modify a state of hybridization. इसका मतलब रेजोनेंस का जहाँ पे प्रोसेस होगा वहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या फिक्स रहेगा या चेंज हो सकता है? तो प्रूफ के साथ सामने देख रहे हैं चेंज हो रहा है, राइट? तो सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा, और भर भर के ऑलरेडी डीके से नहीं मिलेगा. अब बिना ये सब जाने हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि डीके से क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा. क्वेश्चन पूछने का पहला तरीका इस आर एस से पूछा जाएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फर्स्ट आर एस, इस आर एस में. तब क्या आंसर रहेगा? सर sp3, करेक्ट. फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस आर एस. तब क्या आंसर दीजिएगा? इज इट sp3 या sp2? फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम वेयर टू वेयर. इस रेजोनेंस का प्रोसेस में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? तो sp3 से sp2 और sp2 से sp3 हो रहा है, राइट? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी तो जाएंगे. इस एरो का मतलब तो यही है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? इसका मतलब क्वेश्चन का जैसा लैंग्वेज रहेगा वैसा हम लोग आंसर देंगे, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस, प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस ऑल्सो मॉडिफाई bond length. Process of resonance also modify bond length, comma, due to resonance bond length increases as well as decreases depending upon situation. Yes, ड्यू टू रेजोनेंस, क्या लिख रहे थे? पूरा सेंटेंस क्या था स्टूडेंट, फिर से बोलिए तो. प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस ऑल्सो मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ, कॉमा, ड्यू टू दिस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. कहने का सेंस ये हुआ कि कहीं का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है और कहीं का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, करेक्ट? ठीक है ना? चलिए, तो जस्ट बिगिनिंग इंट्रोडक्शन क्लास है. तो बॉन्ड लेंथ ही वेरी कर रहा है और बॉन्ड ऑर्डर भी वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ वेरी करेगा, राइट? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों रिलेटेड है. बट अभी देखिए, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया पहला क्लास में. आपको लगता है कि बॉन्ड, इस पे क्वेश्चन इस एग्जांपल से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा? मैं प्रॉपर एक टॉपिक ही इसमें लिखूंगा, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ, और उस पर कम 10-15 एग्जाम्पल करवाएंगे, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे, ठीक है?
चलिए स्टूडेंट, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग बनाइए, क्योंकि आप में से 90% स्टूडेंट को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आता है। कैसे ड्रॉ होता है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए, तब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कुछ बेसिक बातें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले, कि सर रेजोनेंस किसके किसके बीच में होगा। पूरे ऑर्गेनिक, ये बात मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर 11th एंड 12th के लिए। तो आज बात पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस किसके किसके बीच होगा, बिटवीन पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड। किसके साथ हो सकता है स्टूडेंट, बिटवीन पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, करेक्ट। और किसके साथ हो सकता है, बिटवीन पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, ठीक है ना। और किसके साथ हो सकता है, बिटवीन पाई बॉन्ड टू निगेटिव चार्ज। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। और किसके साथ हो सकता है, एकदम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसी के साथ होगा, बाकी साथ नहीं होगा। बिटवीन पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। और किसके साथ हो सकता है, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। और किसके साथ हो सकता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और किसके साथ हो सकता है, बिटवीन पाई बॉन्ड टू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझते हैं आप लोग, जब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो किसके किसके साथ होगा रेजोनेंस, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड टू लोन पेयर होगा, पाई बॉन्ड टू निगेटिव चार्ज हो सकता है, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज होगा, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर पाई बॉन्ड टू फ्री रेडिकल होगा। किसके साथ नहीं हो सकता है वो भी जानना जरूरी है, और इसका मैं प्रॉपर प्रूफ दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के साथ आज के बाद रेजोनेंस नहीं होगा। दो निगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होता है। और किसके बीच में पॉसिबल नहीं है, लोन पेयर टू लोन पेयर रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट। और किसके साथ पॉसिबल नहीं है, लोन पेयर टू निगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं होगा। और किसके साथ पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट स्टूडेंट। इन सब के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, एग्री। इसका मतलब है कि सर हम लोग को इतना का ही केयर करना है, जैसे दिमाग में रहेगा ना कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि इतना तो बात रेजोनेंस का सर बोल रहे हैं, रेजोनेंस होगा किसके साथ। तो आज के बाद रेजोनेंस किसके साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में।
क्या क्राइटेरिया रहेगा थोड़ा देर के बाद देखेंगे। और किसके साथ पाई बॉन्ड टू लोन पेयर हो सकता है, और किसके साथ पाई बॉन्ड टू नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और किसके साथ पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और किसके साथ लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, और किसके साथ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, किसके साथ, और किसके साथ पाई बॉन्ड टू फ्री रेडिकल, किसके साथ नहीं हो सकता है नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के साथ, और किसके साथ लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में नहीं होगा, और किसके साथ नहीं होगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के बीच में नहीं होगा, और पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये नहीं सोचना कि सर आज से पहले तो जान नहीं रहे थे, आज के बाद जानिए कि ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ। नोट डाउन कीजिए। इसमें मैं देख रहा हूँ 47 से 43 मतलब 4 गायब हो गए हैं, तो 4 गायब हो गए हैं, तो टेंजेंट समझते हैं कैसे बनता है? यस, तो वैसे ही अगर गायब हो गए तो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा ऊपर से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर वीडियो देख के कंपनसेट कर लिए तब तो कुछ है, हो सकता है। हो गया? कितना बार सिखाए हैं कि पहला कि नेटवर्क सही कीजिए, दूसरी बात कि क्लास बिल्कुल बिना मेरे बोले हुए नहीं छोड़ना है। अगर नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉपर क्लास कैंसिल रहता है, तो मेरे तरफ से मैसेज आता ही नहीं जाता है। इसका मतलब मैं अगर एज ए टीचर डिसिप्लिन हो रहा हूँ, तो अगर बीच क्लास में अगर आपको जाना है किसी कारण से, तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ सर एक लाइन तो बोलना है, ऐसे थोड़े कि मैं बोलूँगा नहीं नहीं करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट उससे आप बच जाइएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगा तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा देर के बाद जाइए। हो, इसको हटाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस में ऑलवेज अगर एक एरो ऐसे तो दूसरा एरो ऐसे रहेगा। रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ एरो सेम रहना पड़ेगा। अगर 2 एरो इन्वॉल्व है तो एक एरो ऐसे तो दूसरा एरो भी कैसा रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इन रेजोनेंस डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी सेम, करेक्ट। इसका मतलब रेजोनेंस में कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई लेता है, राइट। कोई अगर यहां से दे रहा है तो कोई लेगा, करेक्ट। ये बहुत बड़ा बात है, छोटा मोटा बात नहीं है। इसका मतलब रेजोनेंस में ए अलाउड है, बट आज के बाद रेजोनेंस में क्या ए अलाउड है? आज के बाद रेजोनेंस में ए अलाउड नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, रेजोनेंस में ऐसा अलाउड रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा सर? अभी तो आपने सिखाया कि इन द रेजोनेंस डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी सेम, राइट। मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। बट इसमें अगर इसको देखते हैं तो ए भी इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, इसमें एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, राइट। एक पूरब एक पश्चिम है, तो क्या ए रेजोनेंस में अलाउड रहेगा? ए रेजोनेंस में अलाउड नहीं रहेगा। क्लियर ना? चलिए, हो गया। तो पहला पॉइंट तो मैंने बनाया कि कौन कौन रेजोनेंस करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, रेजोनेंस में ए अलाउड रहेगा बट ए अलाउड नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट, इस पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक या होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। अगर बिटवीन द सेम एटम अगर पाई बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट। और इस टाइप का अगर बनता है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको क्या बोलेगा, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक?
हेट्रोएटॉमिक, करेक्ट। तो यहाँ पे इसके साथ लिखिए ऐसा डायग्राम बनाकर। एकदम कंक्लूजन ही दे रहा हूँ। तो देखिए आज के बाद रेजोनेंस में होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे, मतलब ये इस कार्बन की तरफ भी ओपन हो सकता है, इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है। इज इट करेक्ट? इन रेजोनेंस मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज, इन रेजोनेंस होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, मतलब इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है, करेक्ट। बट इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, अगर हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस इन जनरल, मतलब एक आध जगह एक्सेप्शन हो सकता है, बट 99.9% केस में हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब अगर रेजोनेंस में हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है तो उसको रेजोनेंस में किसके तरफ ओपन करना है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, राइट। सर वजह तो भाई ये यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ड्यू टू देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, नहीं लगता है पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑलरेडी आप ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचे हुए हैं, करेक्ट। ये कुछ ऐसा ही है कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से ना, और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। लास्ट उसका डेस्टिनेशन वही है ना, निकलती है, ओरिजिन कहाँ है? फ्रॉम गंगोत्री। तो अगर ऐसा काम करेंगे जस्ट इस टाइप का, तो नहीं था कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन को दे रहे हैं, तो ऐसा अलाउड नहीं रहेगा, करेक्ट। अगर हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट होमोएटॉमिक? तो सर ऐसा क्यों? तो सर इसके वजह से तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो इधर भी ओपन होगा और इधर भी ओपन होगा। तो आज के बाद होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन टुवार्ड्स, कैन बी ओपन इन बोथ वे, दोनों तरफ ओपन होगा, इधर भी और इधर भी, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स वेयर? ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, राइट। तो इसमें ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट इसमें ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है। तो एक इसमें एक सेंटेंस बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ये दिखाने के बाद। इन रेजोनेंस होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे। इन रेजोनेंस होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे। But heteroatomic pi bond always open towards more electronegative atom. But heteroatomic pi bond always open towards more electronegative atom. Correct, student? Yes. In resonance, homoatomic pi bond can be open in both way. WAY, दोनों तरफ ओपन हो सकता है, करेक्ट। बट हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना सब लोग? सच में एक्चुअली दुनिया का 7 वंडर है, उसमें 8वां आश्चर्यजनक यही होगा, एनसीईआरटी का रेजोनेंस, मुझे जहाँ तक आज तक फील हुआ है, राइट। देखें कितना है, एक पेज भी नहीं है, एक पैराग्राफ भी ठीक से नहीं है, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
चलिए, तो रेजोनेंस किसके किसके बीच में हो सकता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, राइट, पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ, पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ, निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ, निगेटिव चार्ज का लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ। किसके साथ नहीं होगा सर? पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है, नहीं होगा किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, लोन पेयर का लोन पेयर के साथ नहीं होगा, निगेटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ नहीं होगा, निगेटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ नहीं होगा, करेक्ट। बट जिसके साथ भी, अब नेक्स्ट पॉइंट, जिसके साथ भी रेजोनेंस होगा, मान लेते हैं पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ अगर रेजोनेंस हो रहा है, तो उन दोनों पाई बॉन्ड को वन बॉन्ड के गैप पे होना पड़ेगा। कितने के गैप पे होना पड़ेगा? वन बॉन्ड के गैप पे होना पड़ेगा। एक्चुअल में बता रहा हूं, कंजुगेशन टर्म नाम सुने हैं कि दिस सिस्टम इज कंजुगेटेड? तो एक्चुअली नहीं सुने हैं तो आज के बाद एक नया बात सुनी है। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? एवरीवन, व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? तो आज के बाद जो भी सिस्टम रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बीच में रेजोनेंस हो सकता है, वो उसको आपस में कंजुगेटेड होना पड़ेगा। तो सर व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेटेड? कंजुगेटेड का मतलब लेमन लैंग्वेज में कि उस सिस्टम को वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे होना पड़ेगा। कितने के गैप पे होना पड़ेगा? वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस टर्म को समझने जा रहे हैं, कंजुगेशन, ओके, और कंजुगेटेड। तो एक्चुअल में जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दो सिस्टम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, देन दो सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। तो सर व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? कंजुगेशन का मतलब सपोज कीजिए कि पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो सकता है, तो उन दोनों पाई बॉन्ड को आपस में वन के गैप पे रहना है। देखिए, इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड कितने बॉन्ड लेंथ के गैप पे है? नहीं तो इस वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे है। ये क्या कंटिन्यूअस है? तो ये इसके बीच में, इसको पढ़ते ऐसे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो बट मैं सर, आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ते तो ज़्यादा बेटर लगता बोलने में, बट ये बोलने में तो अच्छा लगता, बट ये एक्चुअली मिसकॉन्सेप्शन भी क्रिएट करता। शायद आपको लगता है कि दो सिस्टम को कंजुगेशन होने के लिए बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। मैंने बोला सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या वन बॉन्ड लेंथ का गैप होना चाहिए? वन बॉन्ड लेंथ का गैप, दैट गैप कैन बी ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, करेक्ट। वो जो गैप रहेगा वो सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल बॉन्ड का भी कहीं कहीं पे मिलेगा, करेक्ट ना स्टूडेंट? दैट्स वाई ए और ए, इन ये दोनों आपस में कितना बॉन्ड के गैप पे है? सर वन बॉन्ड के गैप पे, राइट। दैट्स वाई क्या आप बोल सकते हैं, बोथ आर कंजुगेटेड। तो आज का कोई पूछेगा कि जो सिस्टम, जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन दोनों सिस्टम को आपस में कितना बॉन्ड के गैप पे होना पड़ेगा? बोलना है वन के गैप पे होना पड़ेगा, राइट, करेक्ट ना? तो क्या ये आपस में रेजोनेंस कर सकता है? तो सर अभी तक तो जितना जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कर सकता है, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ होता है, राइट। चलिए अभी सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या इसको आपस में कंजुगेटेड बोले? बोथ आर कंजुगेटेड। आपको ये भी सिखाया गया है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड भी आपस में रेजोनेंस कर सकता है, राइट। तो ये लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है? ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट करेक्ट? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है? सर वन का गैप है, राइट। और वन बॉन्ड का गैप रहेगा तो क्या बोल सकते हैं बोथ आर कंजुगेटेड? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बात है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है कि सप्तमों अध्याय खत्म होगा, प्रसाद खाना है? ये तो बिल्कुल ऐसा मुझे फील होता है कि चलो एक बार म्यूट करके छोड़ दिए हैं, उसके बाद सर बोलते रहे अगला 1 आवर 45 मिनट्स तक।
एक ही चीज़ को, इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ, ऑफलाइन क्लास। क्या बताएं, कुछ लोग थोड़ा बहुत ज़रूर मेरा ऑफलाइन क्लास किए होंगे, राइट? नहीं नहीं लगता कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में आसमान जिनकी डिफरेंस है? आसमान ज़मीन का डिफरेंस होता है। देखते हैं ऑफलाइन क्लास में एनर्जी लेवल टीचर का, मतलब बच्चे का देख कर, चेहरा देख कर पता चलता है कि समझ में आया या नहीं आया, और एनर्जी लेवल अलग रहता है, पूरे क्लास में मूवमेंट रहता है, राइट? एक अलग माहौल ही रहता है। बट क्या कीजिएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मैं पिछले 10 साल में 12 ईयर्स से इस लाइन में हूँ। जब से आईआईटी में था 2008 से ही। तो फर्स्ट टाइम भाई, यू कांट बिलीव कि मैं व्हाट्सएप तक नहीं चलाता था। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे बट सच में बता रहा हूँ। मेरे पास नोकिया का 1100 का मोबाइल रहता था, जिसमें व्हाट्सएप खुलती ही नहीं है, चलती ही नहीं है। ये छोटा सा मोबाइल। उसके पीछे का वजह था कि जो भी बच्चा को क्लास में देखते कि व्हाट्सएप चला रहा है, तो उसको एकदम बेजोड़ तरीके से डांटते थे कि भाई तुम मोबाइल ही छोड़ दो अभी 2 साल के लिए। और उसमें बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट जो मेरा बात माना तो आईआईटी तक पहुंच गया, क्रैक कर लिए। मेरे एक बार बोलता कि मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। दे आर सो ओबीडियंट कि मोबाइल एक्चुअली 2 साल आईआईटी क्रैक करने के बाद मिलने के लिए आए, सर अब मोबाइल लिया। बट अभी के टाइम पे देखिए ज़माना कैसे उल्टा हो गया। अब मैं बच्चे को बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो, कब मैसेज कटली से चला जाएगा। ज़माने का डिमांड हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। फिर बिलीव करेंगे कि फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब चैनल, मतलब पता नहीं था यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। उसके बाद पहला बार ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मैं बार बार जाके कैमरा में ही देख रहा था मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। मतलब कुछ भी पता नहीं था। अभी तो खैर हैबिचुएटेड हो गए, अब तो पता ही नहीं चलता है। चलो एक बार क्लास में इन कर गए, और मैं, आप लोग नहीं बोलते तो मैं खुद को ही पढ़ाते रहता हूँ कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ। बट सामने बात करते रहते हैं। अगर ये सेम चीज़ अगर आप लोग हाँ ना नहीं बोलते रहते, या आप लोग लाइव नहीं रहते, इज इट पॉसिबल कि इतना चीज़ रिकॉर्ड कर पाते? तब तो जस्ट लाइक मूवी का शूटिंग हो जाता ना। एक्ट ही नहीं कर पाते भाई। कैसे एक्ट कर पाते? कहाँ तक बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कितना स्पीड रहना चाहिए, राइट? इम्पॉसिबल बात था। अब प्लस मैं भी लेजी हो जाता, चलो कल शूटिंग कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अभी तो डिसिप्लिन है ना, एक रूटीन के अकॉर्डिंग मुझे क्लास में इन करना है। तो सेम बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी वीडियो के सहारे नहीं रहना है कि चलो वीडियो सर का देख लेंगे, आज छोड़ देते हैं क्लास। जमा हो जाएगा, फिर नहीं मुझे पकड़ पाइएगा। एनीवे, तो सबसे पहले बताइए, ए लोन पेयर इस पाई वन को क्या आपस में कंजुगेशन बोल सकते हैं कि दिस इज कंजुगेटेड? अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, राइट? कंजुगेशन का मतलब ये है कि दो सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजन। अभी रुक जाइए, कंक्लूजन अभी, क्योंकि अब मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा आपको। अभी मुझे बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है, तब जाकर कंक्लूड करूंगा। और घबराते क्यों हैं? एक बार आएगा, आवाज से रिजोनेंस स्टार्ट हुआ है तो लास्ट क्लास पॉलीमर तक रिजोनेंस आते रहेगा। तो आप चाहिएगा भी नहीं कि भूल जाए, तो नहीं भूल पाइएगा। इतना बार आने वाला है, यू कॉन्ट बिलीव। चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? ऐसे पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड, both are also conjugated, right? ये आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड क्यों है सर? वन का गैप पे है, निगेटिव, ऐसा पढ़ेंगे, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड, करेक्ट ना? यहां देखें, बोलिए, ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? दिस एंड दिस,
ओके एवरीवन, मैं अब आपका अटेंडेंस सेव करने जा रहा हूँ। किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, और किसी का वीडियो, हाँ संचेता शर्मा, यहाँ देखें, तो एक्चुअल में अभी तक जितने मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग शायद आपको लग रहा होगा कि ए और ए कंजुगेशन नहीं है, बट अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। कंजुगेशन का मतलब है कि अगर ए इसके बारे में पूछ रहे हैं तो बस वन के गैप पे पाई बॉन्ड मिलते रहे। जो भी रीजनल का रिस्पॉन्सिबल है वो वन के गैप पे, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो ऐसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर मिलते चला गया और यहाँ से 5,000 तक भी अगर ऐसा है तो फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड को भी आपस में कंजुगेशन में ही बोलते हैं। ओके, कितने के गैप पे अगर मिलते जा रहा है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा बहुत दूर तक भी चला गया, 10 डबल को बॉन्ड के बीच में भी अगर ऐसा सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, डबल सिंगल डबल, मतलब वन के गैप पे पाई बॉन्ड बैठाया जाए, कितने गैप पे, वन का गैप करके अगर पाई बॉन्ड है तो उस केस में फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को भी बोलेंगे कि बोथ आर कंजुगेटेड, राइट। इसका मतलब है, क्या बोले, यस, यहाँ पे ऑल पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड टू ईच अदर। इसका इसके साथ भी कंजुगेशन बोलेंगे। इसके साथ इसका कंजुगेशन हुआ, मीडिएटर तो यही रहा ना, इसको बीच से गायब कर देंगे तो बोलेंगे कंजुगेशन में। इसलिए मीडिएटर कौन था, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है। सर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका वन के गैप पे मिल गया, ये आपस में है या नहीं है, तो सर है, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर सिर्फ डबल पाई बॉन्ड का बात किया जाए तो अगर कोई भी पाई बॉन्ड इस सीक्वेंस को फॉलो करता है, डबल सिंगल या पाई बॉन्ड वन गैप पाई बॉन्ड वन गैप पाई बॉन्ड वन गैप पाई बॉन्ड वन गैप, इस सीक्वेंस को मेंटेन करता है तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि आपस में वो क्या है, कंजुगेशन में है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता था कि शायद आपको लगता है कि बस ए और ए आपस में कंजुगेशन में रहेगा। इसका मतलब कंजुगेशन जो टर्म है, इज इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। बस सीक्वेंस को मेंटेन करे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस, करेक्ट। तो आप समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। तो सर कंजुगेशन का मतलब है कि जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको वन का गैप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। कितने के गैप को मेंटेन करते हुए, वन के गैप को। वो गैप किसका हो सकता है, सर जनरली तो सिंगल बॉन्ड का रह सकता है, बट वो डबल बॉन्ड का भी कहीं कहीं भी हो सकता है, करेक्ट ना। इसका मतलब ए भी आपस में कंजुगेशन में है और ए भी आपस में कंजुगेशन में है। एंड इसको भी बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड, इज इट करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां देखें कितना डबल बॉन्ड है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 3, ऑल आर कंटिन्यूअस, राइट। ओके, यहाँ पे ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है, सर नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन में होने के लिए वन का गैप होना चाहिए, राइट। बोथ आर नॉट कंजुगेटेड, इज इट क्लियर। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, ऐसा किसी एनीवन जिनको लग रहा है कि नहीं है, जो ये पढ़ना चाहते हैं कि डबल बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। बट मैंने क्या बोला, वन का गैप होना चाहिए, वो गैप सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल बॉन्ड का भी हो सकता है। तो इसके बीच में नहीं लगता कि वन का गैप है,
समझे मैंने क्या बोला? सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो लगता रहेगा कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही बोलती है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड ज़्यादा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वन का गैप? सिंगल बॉन्ड का बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वन का गैप बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वन का गैप बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। दैट्स वाई इस डबल बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप मेंटेन हो रहा है? वन बॉन्ड का गैप मेंटेन हो रहा है। दैट्स वाई दिस एंड दिस आर ऑल्सो कंजुगेटेड, राइट। बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड। इज इट क्लियर? तो आई थिंक कंजुगेशन का मतलब आप लोग अभी ज़्यादा नहीं, पहला ही क्लास है, बट थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन, राइट। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। ये था आज का रीजन्स का फर्स्ट लेक्चर। यस, बोथ आर कंजुगेटेड में एक अगर सिंगल बॉन्ड होता, एक आकाश पाल का क्वेश्चन है, राइट। तो एकदम जितना भी पॉइंट लिखवाते हैं ना, उस बिल्कुल क्रीम रहता है समरी। इसके बीच में वन का गैप है, नहीं, करेक्ट भाई। तो रेजोनेंस करता कौन है? मैंने रेजोनेंस में कहीं पे बोला कि सिग्मा बॉन्ड करता है? रेजोनेंस कौन कौन करता है तो पहले लिखवा दिए। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में होता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर। आप जिसके बीच में कंजुगेशन देख रहे हैं तो ये तो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस होगा? मैंने कहीं पे लिखवाया पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के आपस में रेजोनेंस करेगा? नहीं लिखवाया। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ऑब्वियसली नहीं रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो कंजुगेशन क्यों देखेंगे, राइट। और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो आज के क्लास को आपको देखना पड़ेगा, बढ़िया से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा मेरे पीछे।